चलिए ध्यान दीजिए। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी बेटा? हमने कैश फ्लो का फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है वो कंप्लीट कर लिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड से हम पढ़ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज हैं? 3। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक चार्ट भी बनवाया था और उस चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फाइनल अकाउंट्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या बनाते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जितनी भी चीजें आती है वो सब किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। किसका पार्ट है वो सब? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। बैलेंस शीट के 2 पार्ट थे, एक तो एसेट्स और एक लाइबिलिटीज। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स होती है? 2 एसेट्स होती है, एक तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। और नॉन करंट एसेट्स किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। लाइबिलिटीज 2 टाइप की होती है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग का। और नॉन करंट लाइबिलिटीज किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ये हमने कल की क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था। साथ में मैंने आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड भी 2 बातें बताई थी, डिविडेंड और इंटरेस्ट से रिलेटेड। क्या बताया था इसके अंदर मैंने आपको? कि अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। और अगर पेड है तो किसका पार्ट है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसी के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन आज, कल हमने पूरा फॉर्मेट, एक बार फॉर्मेट और समझ लेते हैं अपन वापस से, कि कल हमने इसका एक फॉर्मेट पढ़ा था। क्या फॉर्मेट था हमारा? सबसे पहले हमने फॉर्मेट कौन सा पढ़ा था? केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही पढ़ा था हमने कल। कौन सा पढ़ा था हमने? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आता है देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हमने यहां पर ये नेट प्रॉफिट कौन सा लिया है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कौन सा लिया है हमने यहां पर? ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको क्वेश्चन में दोनों तरह से मिल सकता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मिल सकता है। अब अगर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा तो ये सिंपल सी बात है, हमें इंटरेस्ट और टैक्स भी जोड़ देना है इसके अंदर। जो ऐड वाला पोर्शन था ना, उसके अंदर क्या कर दो? इंटरेस्ट और टैक्स को भी क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। भाई आफ्टर दे दिया, हमें बिफोर चाहिए तो वापस ऐड कर दो प्रॉफिट के अंदर, वो वापस क्या हो जाएगा? बिफोर वाला पार्ट वहां पर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था यहां पर। फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। क्या क्या चीजें ऐड करते हैं इसके अंदर अपन? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को तो क्या किया जाता है बेटा? इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। और लेस क्या करते हैं अपन? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड प्रॉफिट्स को क्या कर देते हैं हम? इसके अंदर से लेस कर देते हैं। ये चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि इन दोनों को एडलेस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर उसमें क्या करते हैं हम? वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। और वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाया था। वर्किंग, उसमें क्या था? वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्या क्या होता है बेटा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज भी हो सकती है और क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है। दोनों में ही था। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगी और करंट लायबिलिटीज क्या होगी? डिक्रीज, तो क्या होगा? वो प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं? हमेशा माइनस। प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? हमेशा हम माइनस, लेस करते हैं। और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है या करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज, तो ये क्या कहलाएगा? हमेशा लॉस। और लॉसेस क्या होता है? हमेशा ऐड होते हैं। तो वही हमने किया था यहां पर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। दोनों लॉस थे, क्या कर दिया हमने? इनको ऐड कर दिया। और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को क्या कर दिया हमने? लेस कर दिया। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर? अब इसमें से क्या लेस करते हैं अपन? इनकम टैक्स पेड।
इनकम टैक्स पे करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया था। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया ना, कौन कौन से 3 पार्ट थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया था आपका, ऑपरेटिंग वाला। क्या कहेंगे इसको हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। अब इसी चीज को हम और डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई है, इसके बेस पर क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, यहां पर कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, 20,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 20,000। क्लियर है यहां तक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 है, अदर इनकम दे रखी है आपको 5,000, टोटल रेवेन्यू हो गया 65,000। एक्सपेंसेस क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पहले तो इसको पूरा पढ़ो। स्टेटमेंट ऑफ पेंडल दे रखा है ना आपको, इसी के बेस पर तो पता लगेगा कि इस नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की हुई है और क्या क्या चीजें लेस की हुई है। अदर इनकम दे रखा है, ये ऐड किया है। अब अदर इनकम के लिए क्या दे दिया इसने, नोट नंबर 1 दे दिया। तो ये नोट नंबर 1 हम यहां पर चेक करते हैं। नोट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, पहली बात प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो क्या कर देना चाहिए, हमें ऐड कर देना चाहिए ना बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो क्या होता है, नॉन कैश में लिखाया था मैंने आपको, है ना, फॉर्मेट के अंदर बताया था मैंने आपको। यहां पर ध्यान दो, चेक करो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में क्या लिखाया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है ये, लेस होता है। तो अभी भी क्या करेंगे अपन, इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे, अभी भी अपन इसको लेस करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई अपने को। आगे देखिए अब आप, एक चीज ये आ गई, इनकम टैक्स रिफंड। ये भी क्या होगा, लेस होगा। इनकम ही हो गया नहीं अभी तो, इनकम टैक्स रिफंड भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये भी क्लियर है अपने को यहां तक, कोई डाउट है यहां तक, नहीं है। आगे देखिए अब आप लोग, और क्या करेंगे अपन, एक चीज समझ में आ गई अपने को ना, टोटल रेवेन्यू आ गया। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये तो ऐड होने वाली आइटम्स में थे। अब इसमें हमें दे रखा है, नोट नंबर 2 चेक करते हैं, ये रहा, डेप्रिसिएशन है और गुडविल अमोर्टाइजेशन दोनों ही लिखते हैं अपन। डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं और गुडविल रिटर्न ऑफ लिखाया था कल मैंने फॉर्मेट में, चाहे उसको गुडविल रिटर्न ऑफ कह लो चाहे गुडविल को अमोर्टाइज कह लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये दोनों आइटम कौन से हो गए बेटा अपने, ऐड होने वाले। दोनों आइटम कौन से हो गए अपने पास, ऐड होने वाले। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन फिर। अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। अब अदर एक्सपेंसेस में नोट नंबर कौन सा लिख दिया उसने, 3। तो हम चेक करते हैं। अब नोट नंबर 3 में क्या क्या है, एक तो रेंट, रेंट तो ऑपरेटिंग है तो इसको तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन क्या दे दिया इसने, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या करते हैं अपन, हमेशा ऐड करते हैं। क्या करते हैं अपन, हमेशा इसको ऐड करते हैं। तो इतनी जानकारी हमारे पास आ गई यहां तक, इतनी जानकारी आ गई हमारे पास यहां तक। आगे चेक करते हैं। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रोविजन फॉर टैक्स पहले कितना था, 10,000, अभी कितना है, 13,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर भी दे रखा है 8,000। समझना बात को, प्रोविजन फॉर टैक्स पहले कितना था बेटा, 10,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में कितना बनाया, 8,000। और नीचे हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, बताइए, नीचे हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 13,000 दे रखा है ना हमको यहां पर। क्लियर है ये चीज। तो सबसे पहले तो हम ये प्रोविजन फॉर टैक्स का हिसाब किताब क्लियर करते हैं। क्या करते हैं बेटा अपन, सबसे पहले इसका कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब एक्चुअल में हमने पे कितना किया है, इसको समझते हैं अपन। क्या समझते हैं कि हमने एक्चुअल में टैक्स पे कितना किया है। तो देखो वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं अपन यहां पर, वर्किंग नोट। देखिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेड। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा अपन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेड। कैसे निकालेंगे इसको, वो अपन चेक करते हैं कि हमने इनकम टैक्स पे कितना किया है, वो हम क्या करते हैं यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आप यहां पर हमारे पास इनकम टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है,
देखो दो तरीके हैं, आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो इसको और अकाउंट फॉर्म में भी कर सकते हो। स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने का तो कुछ सीधा सा तरीका मैं समझाता हूं आपको। आप ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड में डिफरेंस क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स हमने माना है कि हमें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पेड मतलब हमने एक्चुअल में इतना टैक्स पे कर दिया। हमसे कह रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में आपको 8,000 रुपए का टैक्स आपने माना हुआ था, सॉरी ओपनिंग बैलेंस कितना, 10,000, 10,000 है। ओपनिंग कितना है बेटा, 10,000। आपने क्या माना था कि करंट ईयर में जब ईयर स्टार्ट हुआ तो आपने ये माना हुआ था कि हमें 10,000 का टैक्स अभी तक पे करना है। ऐड करंट ईयर का प्रोविजन कितना है? आपने ये मान लिया भाई कि करंट ईयर में आपको 8,000 का टैक्स और चुकाना होगा। अब करंट ईयर में 8,000 का टैक्स और चुकाना होगा, प्रीवियस ईयर में कितना टैक्स चुकाना था, 10,000, तो टोटल आपको 18,000 का टैक्स चुकाना था ना। प्रोविजन का मतलब अभी आपने अभी तक पे नहीं किया है, केवल क्या किया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी होगी। अब आपके पास है कितना, क्लोजिंग में कितना है? अब क्लोजिंग में पता लग रहा है कि आपका प्रोविजन केवल 13,000 रह गया, तो बाकी के 5,000 कहां गए? जिसका मतलब कि आपने बाकी के 5,000 क्या कर दिए हैं, टैक्स के पे कर दिए हैं। क्या कर दिया आपने, बाकी के 5,000 का टैक्स पे कर दिया है। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है सबको? सिंपल सी बात है, याद करो कि हम क्या करते थे, क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट किया है एनपीओ के अंदर। क्या करते थे हम, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस करंट ईयर का परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर, बचा हुआ बैलेंस क्या गया कि भाई इतना हमने पे कर दिया है। सिंपल सी बात है कि भाई हमें ये पता था, भाई इसको यूं समझो कि उधारी है हमारे ऊपर सरकार की। इसको कैसे लो कि हमारे ऊपर सरकार की उधारी है, हमें सरकार को देना है ना टैक्स। हमें ईयर के स्टार्टिंग में 10,000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था। क्या करना था हमें ईयर के स्टार्टिंग में, 10,000 का टैक्स क्या करना था बेटा, हमें गवर्नमेंट को पे करना था। किया नहीं है अभी तक। हमने करंट ईयर के अंदर ये माना कि हमें 8,000 का टैक्स और पे करना है, तो टोटल हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है ड्यूरिंग द ईयर, 18,000। अब ईयर एंड आते आते हमको ये पता लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट को केवल 13,000 का ही टैक्स पे करना है। तो 5,000 का टैक्स कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया? ये खत्म नहीं हुआ है, हमने क्या किया एक्चुअल में, 5,000 का टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को। हमने क्या किया, गवर्नमेंट को 5,000 का टैक्स क्या कर दिया है बेटा, पे कर दिया है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें किसी को? कंफर्म है? चलिए अब क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा, 12,000 आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना। ये तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा, 12,000। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप चाहो तो इस वाले टैक्स मतलब प्रॉफिट से सॉल्व कर लो, चाहे इस वाले प्रॉफिट से इसको सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। बस अंतर कितना सा आएगा, अंतर इतना सा आएगा कि जिस प्रॉफिट को आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट अब आपको बात करनी होगी। तो हम दूसरा वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या करते हैं बेटा अपन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से समझना क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है बेटा, 12,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, 12,000। क्लियर? मैंने अभी भी बताया आपको, आफ्टर टैक्स दे रखा हो तो क्या कर दो, टैक्स को भी ऐड कर दो। क्या कर दो भाई, टैक्स को भी ऐड कर दो, ऐड कर दो इसके अंदर। क्या ऐड कर देंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, जो करंट ईयर में आपने बनाया है, जो स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में लिखा होगा वही तो ऐड करोगे भाई। जो हम क्या कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में आप लिख चुके हो उन्हीं को तो एडलेस करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पेंडल में इस बार हमने टैक्स कितना लिखा है, 8,000, वो हमने ऐड कर दिया। कितना हो गया, 20,000। और इसमें से क्या लेस कर दो, टैक्स रिफंड। अब जो रिफंड आ गया भाई, आपने माना कि हमें 8,000 का टैक्स देना था और 3,000 का तो आपके पास क्या आ गया, रिफंड ही आ गया। तो आपका टैक्स तो इस साल का कितना रहेगा, और अपने आप ही 5,000 रहेगा ना। तो वो हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्चुअल में कितना माना जाएगा, 17,000।
ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन से आया बेटा। हाँ देखा ना मैं यहां पर इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड हमें 3000 का दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब देखो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो बनाते हैं उससे रिलेटेड हमें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या चाहिए बेटा हमें? सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या चाहिए होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलिए वो शुरू हो गया अपना, तो हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिख देंगे बेटा सबसे पहले अपन? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 17,000। अभी हमने क्या किया है, उसको कैलकुलेट किया है, कितना आएगा बेटा? 17,000। क्लियर है यहां तक? अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अभी हमने क्वेश्चन के अंदर चेक किया था कौन कौन से थे वो, अभी हमने चेक किया था बेटा क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से थे। एक तो क्या था ये डेप्रिसिएशन, कितने का है डेप्रिसिएशन? 5,000 का, वो लिख दो यहां पर। डेप्रिसिएशन 5,000। एक क्या था? गुडविल अमोर्टाइज्ड, और गुडविल अमोर्टाइज्ड कितने का है बेटा? 2,000 का। गुडविल अमोर्टाइज्ड कितने का है? 2,000 का, वो भी हमने लिख दिया यहां पर। और क्या है चेक करो इसके अंदर, एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, वो भी लिख दो यहां पर। और ये कितने का है बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 3,000 का। टोटल लगाओ कितना आ जाएगा ये? 27,000 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे बेटा अपन? लेस करेंगे। क्या करेंगे हम? लेस। क्या क्या चीजें लेस करोगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है ना बेटा? अब इसमें क्या दे रखा है हमें? इससे लेना हमारे पास सिर्फ एक चीज है, क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लिख दिया हमने यहां पर। कितने का है बेटा ये? 2,000 का। एक ही चीज है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा ये? और ये 25,000 का क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाएगा बेटा 25,000 का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है यहां तक? अब इसमें क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा हमारे पास, एक एक चीज चेक करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हम देख चुके, वैसे भी टैक्स वाला मामला होता है सबसे लास्ट में जाएगा, इनकम टैक्स पेड में जाएगा। रेंट पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, पहले कितना था? 2,000, अब कितना हो गया? 2,500।
अब आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी होती है करंट एसेट्स, ध्यान दो, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी होती है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज होती है। अब करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब क्या होती है, ये ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ये ऐड हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर ऐड करके लिख दो, इंक्रीज इन रेंट पेएबल। कितना है बेटा, 500। कितना हो जाएगा बेटा, ये 500। क्लियर है यहां तक? और चेक करते हैं अपन। ये हो गया अपना रेंट पेबल हो गया। अब ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल ही होता है। ट्रेड पेबल मतलब बिल्स पेबल वही होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। कितना था पहले 21,000, अभी कितना हो गया 25,000, 4,000 से इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होगा तो ये भी लॉस ही होगा ना, क्योंकि ये भी क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो इसको भी क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। क्या लिख देंगे हम यहां पर, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना है बेटा, 4,000। क्लियर है यहां तक? अब ट्रेड रिसीवेबल कितना था पहले, 15,000, अब कितना हो गया, तो ये तो क्या हो गया, लेस होगा ना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है। ये तो क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, ये लेस हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम यहां पर, ये तो लेस में लिखेंगे, बाद की बात है। उसके पहले इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही है, पहले 22,000 थी, वो 25,000 थी, अब कितने रह गई, 22,000। डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, 3,000। ये क्या हो जाएगा, ऐड। क्या लिख देंगे यहां पर हम, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितनी आ जाएगी बेटा, ये 3,000 ही थी ना, 3,000। अब यहां तक टोटल कर लो, कितना आ जाएगा ये, $32,500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना था, 6,000। कितना आ जाएगा ये, 26,500। और ये क्या कहलाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से क्या लेस करेंगे अपन, इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पेड एक्चुअल में है कितना, देखो 5,000 तो है, लेकिन 3,000 का मिल भी तो गया। इनकम टैक्स आपने 5,000 दिया और वापस कितना मिल गया आपको, 3,000 रुपए आपको वापस मिल गए। तो एक्चुअल में तो आपकी जेब से कितने गए, 2,000 ही गए ना, तो 2,000 हम यहां पर लिख देंगे। तो क्या क्या आ गया आंसर हमारा, 24,500। और ये क्या कहलाएगा आपका, अब प्लस में आया ना आंसर, तो ये कहलाएगा इनफ्लो। अगर ये आंसर माइनस में आता तो क्या कहलाता है, ये आउटफ्लो। तो क्या कह देंगे इसको हम, कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है बेटा, अब जिसको नहीं समझ में आया हो वो तो एक बार मुझे बता दो कहां सर हमें समझ में नहीं आया है, और जिसको समझ में आ गया वो उतार लो इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि चार्ल्स लिमिटेड ने क्या किया है बेटा, हमें प्रॉफिट दे रखा है। अब देखो इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो क्या है, उस पर ध्यान देना। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, 1,00,000 रुपए। ये तो आप सबको दिखाई दे रहा है कि आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा, यहां पर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आपको यहां पर दिया हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आफ्टर लिखा हुआ है लेकिन आफ्टर टैक्स लिखा हुआ नहीं है। आफ्टर के बाद क्या लिखा हुआ है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000, गुडविल 7,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। यही चीजें दी हुई है ना आपको, तीन ही चीज दी हुई है।
इनके बाद का प्रॉफिट दे रखा है तो इनको एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बनाओ फटाफट, बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इतना जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ना अभी उसको उतना सॉल्व करते हैं अपन। क्या लिख देंगे सबसे पहले अपन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा आप, नेट प्रॉफिट एज गिवन। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स है, क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी हुई, तो हम केवल क्या लिख देंगे, एज गिवन। कितना हो जाएगा, 1 लाख। कितना दे रखा है बेटा इसके अंदर, 1 लाख, ठीक है ना। अब इसमें ऐड करते हैं हम नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ट्रेडिंग कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। एक्सपेंसेस लिख लो, एक्टिविटीज लिख लो, लॉसेस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन दे रखा है, कितने का रहेगा, कितने का दे रखा है डेप्रिसिएशन, 20,000 का, लिख दो यहां पर। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स कितना है बेटा, 20,000 ऐड हो जाएगा ये तो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी ऐड होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करते हैं ना वो एक्चुअल में फर्म का लॉस नहीं है, खर्चा नहीं है। जैसे फर्म को प्रॉफिट हुआ सपोज 1 लाख का, अब हमने क्या किया, 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, और फर्म क्या करें, हमारा तो प्रॉफिट 80,000 का ही, क्योंकि हमने 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। जनरल रिजर्व क्या है, फर्म का प्रॉफिट ही तो है, उसको फर्म ने अलग नाम से उठाकर अलग जगह रख दिया, तो वो प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, लेकिन फर्म उस प्रॉफिट को अगर कम कर रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, वापस इंक्रीज कर देंगे। इसको भी हम ऐड कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 30,000, 30,000 क्लियर। फिर क्या लिखा है यहां पर, गुडविल अमोर्टाइज कितने की है, 7,000 की, इसको भी क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। गुडविल अमोर्टाइज्ड कितने की है बेटा, 7,000 की। लगाओ टोटल कितना आ जाएगा। अब इसमें से क्या लेस करेंगे हम, नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, और इसके नाम पर हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये दिया हुआ है ना, हमें लेस कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का है बेटा, ये 3,000 का। कितना आ गया, 1,54,000। अब ये 1,54,000 क्या कहलाएगा हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कितना है बेटा, 1,54,000, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट करेंगे काय का, वर्किंग कैपिटल का। अब देखो चेक करो क्या क्या है हमारे पास, ध्यान दो, बातें नहीं बेटा। अब देखो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं अपन, क्वेश्चन में दे रखा है तो वो दे देखते हैं। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्या है, ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ ₹3,000। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से बढ़ा है, 3,000 से। अब यहां पे नीचे तो हमें 20 लाख से 40 लाख दे रखा है,
हमें इसको फिर कंसिडर करना ही नहीं है। ऊपर लिख दिया ना उसने, ऊपर जो चीजें हमें लिखी हुई है वही आपको क्या करनी है यहाँ पर कंसिडर करनी है। कितना दिया हुआ है आपको 3000, वो लिख दो यहाँ पर। अब क्या हुआ है 3000 से इंक्रीज हुआ है तो ये तो लेस होगा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, ये तो लेस होगा। उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए हैं कितने से 6000 से, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्या है देखो ऊपर ही दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं 200 से। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्या होती है, करंट एसेट्स होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं। अब अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए हैं इसका मतलब ये हट जाएगा ना यहाँ से, क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज होने का मतलब ये भी प्रॉफिट है, तो ये भी क्या होगा लेस होगा। तो ऐड तो केवल इतनी चीज होगी हमारे पास, कितना आ जाएगा 154 प्लस 6000 कितना आ जाएगा ये 1,60,000। अब इसमें से लेस करो, क्या क्या चीजें थी लेस करने के लिए, सबसे पहले इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने का था 3000 का। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है 3000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए थे, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कितने का था बेटा 200 का, ये भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। और क्या है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये कितने का है बेटा, कितने का है 2000 का। कितना हो गया 5200, कितना बचेगा 1,54,800। वैसे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है कि हमने कहीं कोई इनकम टैक्स पे किया है। क्या लेस करोगे, इनकम टैक्स पेड ही तो लेस करोगे। हम प्रोविजन फॉर टैक्स से भी ऐड लगाए, पहले 10 लाख का था 12 लाख का हो गया, कम होता तो हम ये भी मान लेते अभी टैक्स पे किया है, ये तो बढ़ गया। अब बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है करंट ईयर का इसके अंदर क्या ऐड कर दिया है आपने, प्रोविजन ऐड कर दिया। तो टैक्स पेड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें भी नहीं लिखना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी यही क्या कहलाई जाएगी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन का ये पार्ट है ना, इसको गलत मान के चलो, कोई मतलब का नहीं है, गलत भी है, शायद मिस प्रिंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हो गया सबका कंप्लीट, इधर से हो गया, ये हो गया कंप्लीट सबका, कर लीजिए फटाफट कंप्लीट इसको। हो गया ये, आगे बात करें, सबको हो गया ना कंप्लीट। देखिए क्या लिखा है, ये तो क्वेश्चन ही अलग तरह का है। चूज वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए दो विकल्पों में से एक को चुनिए और दिए गए कथनों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आइडिया लगाएंगे कि क्वेश्चन करने लायक है या नहीं। पहला स्टेटमेंट है, इफ
द नेट प्रॉफिट्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹50,000. अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना कमाया है? 50,000. एंड द अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द बिगिनिंग में कितना है? 10,000 और एंड में कितना है? 20,000. मतलब डेटर्स का अमाउंट क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया. डेटर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. अब डेटर्स क्या होती है? करंट असेट्स. अब करंट असेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होना चाहिए? ये लेस होना चाहिए ना. क्या होना चाहिए? ये लेस होना चाहिए. तो पूछा क्या है? देन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी इक्वल टू ₹40,000. सिंपल सी बात है. क्या आ जाएगा इसका आंसर? विल बी इक्वल टू ₹40,000. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कितना अर्न किया है स्टार्टिंग में? 50,000. और ये इंक्रीज हो रहा है डेटर्स का अमाउंट. अब डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू क्या बनाएंगे? कैश फ्लो. तो ये क्या होना चाहिए? लेस. 50,000 में से 10,000 लेस होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ₹40,000. क्या आ जाएगा बेटा? ₹40,000. यही पूछा हमसे, ये इसका आंसर हो गया. क्लियर? क्या होना चाहिए? क्यों? डिफरेंस लेस करते हैं. इंक्रीज कितना हुआ है? पहले 10 था, बाद में कितना हो गया? 20. तो इंक्रीज कितना हुआ है? तो इंक्रीज अमाउंट ही तो लेस करेंगे. क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट बढ़िया. क्या लिखा है? इफ द नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50,000. एंड द बिल्स रिसीवेबल हैज इंक्रीज्ड बाय ₹10,000. हाँ ठीक है. हैव डिक्रीज्ड बाय ₹10,000. बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए? 10,000 से डिक्रीज हो गए. अब ये प्रॉफिट है या लॉस है? बिल्स रिसीवेबल क्या हुए हैं? डिक्रीज हुए हैं. प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है. लॉस है तो क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए. देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी इक्वल टू ₹60,000. क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है ना. चलिए. सी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर. ध्यान रख समझना. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस. पेड इन एडवांस का मतलब क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्या करने चाहिए इनको? द प्रॉफिट मेड. अब ये ऐड होंगे या डिडक्ट होंगे? डिडक्ट होंगे ना. आपने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए तो आपने क्या कर रखा है? उनको ऑलरेडी घटा रखा है, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसकी वजह से. भाई आपने पेंडल अकाउंट में उसको लिखा हुआ है तो प्रॉफिट क्या हुआ है आपका? बढ़ा हुआ है. बढ़ा हुआ है तो आप क्या करोगे? इसको अब कम कर दोगे. प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? कैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. नहीं समझ में आई बात? वापस समझाऊं? किसी को कंफ्यूजन हो बता दो. अभी तो नहीं है. चलिए. क्या हो जाएगा? विल बी डिडक्टेड. नेक्स्ट. अब डी का आंसर आप बताओ मुझे. क्या होगा डी का आंसर? क्यों होगा डिडक्टेड? एक्रूड इनकम एसेट्स होती है और एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज. और इंक्रीज होगा तो लेस इसको कर दिया जाएगा. वेरी गुड. क्या हो जाएगा? ये डिडक्टेड. वेरी गुड. ई, गुडविल अमोर्टाइज्ड. क्या होगा? ये ऐड होगा. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. पीवीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. क्यों होगा ऐड? क्योंकि पीवीडी क्या कर चुके हो आप? प्रॉफिट में से कम कर चुके हो, जबकि आपका कैश उसके अंदर कहीं जाता नहीं है. अब कैश नहीं गया तो उसको वापस क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे. कंप्लीट क्वेश्चन. कोई डाउट है किसी को इसमें? कंफर्म? आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर. While computing cash from operating activities, indicate whether the following items will be added or subtracted from the net profits. If not be considered, write NC. Not considered मतलब क्या करना है आपको? यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो आपको टोटल आइटम्स दिए हुए हैं ना, इनको आपको देख के बताना है कि इनको ऐड करेंगे या लेस करेंगे.
और अगर कुछ नहीं करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो उसके आगे आप क्या लिख दोगे, एनसी। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन कंप्लीट करो। चेक करिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स होते हैं करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज हो तो यह क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट्स नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि पेटेंट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स कहां जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्वेश्चन में क्लियर आपसे ये पूछा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। क्लियर, कहां जाएगा ये, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया, इसलिए इसका यहां पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो क्या लिख देना है आपको इसके आगे, एनसी, नॉट कंसिडर्ड। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है इसका मतलब, लॉस, लॉस क्या हो जाते हैं, ऐड, ये ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम एडवांस में मिली है, कहते हैं उसको अनअर्न्ड इनकम, और अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब माइनस, प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा ये, माइनस। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है बेटा, ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री एसेट्स होती है, और एसेट्स डिक्रीज हो रही है मतलब लॉस हो गया, और लॉसेस क्या होंगे इसके अंदर, ऐड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है तो ये नॉट कंसीडर्ड हो जाएगा। शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। उसके बाद आगे देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू बढ़ रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज मतलब लॉस, लॉस का मतलब क्या हो जाएगा ये, प्लस। आगे देखते हैं अपन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो इससे इसका कहीं भी कुछ नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि डिबेंचर्स से शेयर बन गए, पैसा किसी भी तरह से नहीं गया नहीं आया। फाइनेंस में भी पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं आया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यहां पे भी इसका क्या आ जाएगा, नॉट कंसिडर्ड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा ये, लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी लेस हो जाएगा। और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज, एसेट्स होती है ना ये, तो क्या हो जाएगा ये, ऐड। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास।